हेलो एवरीवन, डीके मिनी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज अपने कंप्लीट करने वाले हैं राजस्थान इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को अपने एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान की अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कम से कम एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। तो जो भी अभी तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फैक्ट पूछे गए उनको एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी 1857 की क्रांति से संबंधित। देखिए, सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित। तो मुख्य रूप से अपने इसको तीन भागों में बांटेंगे, तीन भागों में अपने इसमें चर्चा करेंगे और इसको कंप्लीट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे कि इसका 1857 की क्रांति से संबंधित क्या प्रमुख कारण है, क्या प्रमुख कारण है। उसके पश्चात में अपनी चर्चा करेंगे इसके घटनाक्रम की, इसकी घटनाक्रम की मतलब यहाँ पर जो जो विद्रोह हुआ है मुख्य रूप से या फिर सैनिक छावनियों के अंतर्गत जो विद्रोह हुआ है उसके अंतर्गत जो अपना एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है उसको कवर करेंगे। लास्ट में अपने करेंगे इसकी असफलता के कारण या फिर इसके परिणाम की चर्चा, असफलता के कारण या फिर इसके परिणाम के बारे में, इसके परिणाम के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो 1857 की क्रांति को अपने समझने के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने इसके प्रमुख कारणों की, उसके पश्चात में इसके घटनाक्रम में, लास्ट में अपनी चर्चा करेंगे 1857 के कुछ परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति के संदर्भ में इसके प्रमुख कारणों के रूप में। इसके बेसिक रूप से प्रमुख चार कारणों में इसको अपने डिवाइड किया है समझने के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले है अपने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। दूसरा जो इसका प्रमुख कारण है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तीसरी है आर्थिक कारण है और चौथा जो और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित वो कौन सा अपना तात्कालिक कारण है। इन चारों की अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला है अपना लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। देखिए 19वीं सदी के प्रारंभ में जो राजस्थान की रियासतों के संदर्भ में एक विशेष जो यहाँ पर समस्या देखने को मिली है वो है यहाँ पर मराठा जो और जो पिंडारी है यहाँ पर आक्रमण करते थे या फिर यहाँ पर धन लूटने के उद्देश्य से यहाँ पर राजस्थान में आया करते थे। तो इसकी समस्या के समाधान के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक तो पेश की गई थी, उसको अपने जानते हैं इसके नाम से सहायक संधि के नाम से, सहायक संधि के नाम से जिसको अपने जानते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत जो यहाँ पर बेसिक जो कंडीशन की बात करें तो ऐसी पेशकश जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी कि जब यहाँ पर जो मराठा या जो पिंडारी यहाँ पर आक्रमण करेंगे तो उन आक्रमण से सुरक्षा का जो जिम्मा है उसको सौंपा जाए, अंग्रेजों को सौंपा जाए। उसके बदले में यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी रखी जाएगी जिसका खर्च यहाँ पर तत्कालीन जो रियासत के द्वारा या फिर जहां पर अंग्रेजों की जो टुकड़ी रखी जाएगी उस रियासत के राजा के द्वारा इसका खर्चा वहन किया जाएगा। ये इसकी क्या थी बेसिक कंडीशन थी सहायक संधि से संबंधित। तो राजस्थान में अगर सर्वप्रथम बात करें कि राजस्थान में सर्वप्रथम 9 नवंबर 1817 को करौली के राजा हरबख्श पाल ने यहाँ पे सर्वप्रथम सहायक संधि की थी। वैसे तो अपने राजस्थान में सहायक संधि की अपनी बात करें तो दो स्तर पर यहाँ पर सहायक संधि हुई थी। इसके अंतर्गत राजस्थान में सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई है 1803 के आसपास हुई थी, लेकिन उसके पश्चात उनको अवैध घोषित कर दिया गया था। वैध अगर सहायक संधि की अपनी बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम वैध सहायक संधि जो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी 1817 में करौली के राजा हरबख्श पाल के द्वारा की गई थी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना राजस्थान में 1857 की क्रांति से संदर्भ में पहला जो अपना कारण है। दूसरा कारण है अपना लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो 1848 में भारत में गवर्नर जनरल के रूप में बन के आए थे लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक नीति लाई गई थी जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, हड़प नीति के नाम से जानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं या फिर व्यापक सिद्धांत के नाम से जिसको जानते हैं। तो इस नीति के तहत जो इनके जो प्रावधान थे उसमें सबसे पहले चर्चा करें कि यदि किसी राज्य के शासक की बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इसके आधार पर अपने बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा राज्य है जिसमें शासन करता है जिनका वैध जीवित उत्तराधिकारी नहीं होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से जो शासन किसका हो जाएगा, ब्रिटिश कंपनी का हो जाएगा। उनको कहां पर सम्मिलित कर लिया जाएगा, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा और इस प्रत्यक्ष रूप से शासन का अधिकार किसका हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा।
नेक्स्ट है बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं। अगर किसी के भी वैध उत्तराधिकारी नहीं है और अपनी वो बच्चा गोद लेने के पश्चात अपना शासन कार्य संचालित करना चाहता है, तो ऐसा भी मनाही थी। इसे किसके तहत? इस नीति के तहत कि बच्चे भी गोद नहीं लिए जा सकते। नेक्स्ट है कुप्रबंध के आधार पर भी राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगा है कि किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर रियासत है, वहाँ पर जो शासन कार्य है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो उस पर भी अधिकार किसके द्वारा कर लिया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता था। इसमें अपनी बात करें तो एक है अवध है, सतारा है, झांसी है। कुछ ऐसे राज्य थे, जो रियासत थे जिन पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकार किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। किस आधार पर यहाँ पर शासन कार्य या फिर इन पर अधिकार कर लिया गया? कुप्रबंध के आधार पर। कुप्रबंध के आधार पर अगर उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर जो शासन कार्य है वो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अनुसार नहीं है, तो उस पर अधिकार किसके द्वारा कर लिया गया जाता था? अंग्रेजों के द्वारा। बेसिक रूप से अपने बात में कि अंग्रेजों के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ये नीति बनाई गई थी। नेक्स्ट अपने बात करेंगे आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की चर्चा करें तो सबसे पहले कि भारत के कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प को नष्ट हो जाता है। यहाँ के जो छोटे-छोटे जो कारीगर थे, वो क्या हो गए थे? बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि लगभग यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन कार्य था, लगभग 100 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, जिससे यहाँ का जो कुटीर उद्योग था, वो उनको काफी नुकसान पहुंचा था। ये छोटे-छोटे जो कारीगर थे, उनको काफी नुकसान हो रहा था या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, वो क्या हो रही थी? खराब हो रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को भी छिन्न-भिन्न किया जा रहा था, जिसके ये कुछ कारण हैं अपनी 18 स्तंभ की क्रांति के संदर्भ में। और उसके पश्चात में और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपने लिए है कि तात्कालिक कारण, कि सबसे पहले 18 स्तंभ की क्रांति का जो होने का जो कारण है, उनमें तात्कालिक या फिर सबसे बड़ा जो कारण है, उसकी अपनी चर्चा करते हैं। कि अंग्रेजों के द्वारा ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एक एनफील्ड राइफल लगाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा एक एनफील्ड एक राइफल यूज़ की जाती थी, जिसका क्या नाम था? ब्राउन बेस। और उसको रिप्लेस किया गया था किस राइफल के साथ में? एनफील्ड राइफल के द्वारा रिप्लेस किया गया था। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो एक एनफील्ड जो राइफल लगाई गई थी, उसके अंतर्गत जो कारतूस लगाए जाते थे, उसमें गाय व सूअर की चर्बी के कारतूस भरे जाते थे। किसके? गाय व सूअर की चर्बी के कारतूस भरे जाते थे, उनको पहले मुँह से खोलना पड़ता था और उसके पश्चात में कहाँ पे लगते थे? एनफील्ड राइफल में लगते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जो जो एक कारण बोल सकते हैं यहाँ पर होने का, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू जो समुदाय है, गाय व सूअर को अपने पवित्र मानते हैं, अपने में अपना मानते हैं। इसकी वजह से इन्होंने अपने धर्म को भ्रष्ट करने का एक कारण समझा, इसलिए यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट एक कारण है, तात्कालिक कारण अपने बोल सकते हैं 18 सतावन की क्रांति के संदर्भ में। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ में भेदभाव करना। जैसे अपने 18 सतावन की क्रांति पढ़ते हैं या फिर अंग्रेजों का जो शासन कार्य अपने पढ़ते हैं, उसमें जो यहाँ पर जो शासन कार्य है मुख्य रूप से अंग्रेजों के द्वारा चलाया जा रहा था। जो यहाँ पर टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, उस पर तो अंग्रेजों को अपॉइंट किया जाता था, लेकिन जो लोअर जो पोजीशंस होती थी या फिर सामान्य जो सैनिक होते थे, उसमें भारतीय को अपॉइंट किया जाता था। उनकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि उनको अंग्रेजों के अधीन ही कार्य करवाया जाता था। तो इस प्रकार उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। साथ-साथ में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दे दी गई थी। धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी, जिसमें इनका ईसाई धर्म के विशिष्ट रूप से प्रचार के लिए यहाँ पर इनको इनवाइट किया गया था या फिर इनको क्या दी गई थी? अनुमति दे दी गई थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण है यहाँ पर राजस्थान में या पर्टिकुलर अपने भारत के दृष्टिकोण से भी बात करें तो 18 सतावन की क्रांति के संदर्भ में। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे, अपने सबसे पहले चर्चा की पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में कि 18 सतावन की जो क्रांति हुई है, उसके विशेष जो प्रमुख जो कारण है, तो जिनके कारण यहाँ पर 18 सतावन की क्रांति हुई थी। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ की अपनी बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में 18 सतावन क्रांति के प्रमुख कारण कौन से? प्रमुख कारण कौन से? पहला है अंग्रेजों द्वारा रियासतों के प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। जब यहाँ पर सहायक संधि जब की गई थी, उसमें जो पर्टिकुलर और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन थी कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर सहायक संधि का उद्देश्य या फिर अपने रियासतों के द्वारा जो यहाँ पर सहायक संधि जो की गई थी, उसका मुख्य जो उद्देश्य था मराठा व पिटारियों की सुरक्षा करना और उसके बदले में यहाँ पर जो सैनिक जो रखे जाएंगे, उसके जो खर्चा होगा, उनके जो वेतन भत्ते होंगे, वो किसके द्वारा वहन किए जाएंगे? यहाँ पर रियासतों के द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसा आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं था। लेकिन जब यहाँ पर ये अंग्रेजों को जब रियासतों की आपसी फूट के बारे में पता चला, तो इन्होंने इसके साथ-साथ में आंतरिक जो मामले थे,
रियासतों के या फिर इनके प्रशासन के संबंध में जो मामले थे, उनके मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया। शासक वर्ग की उपेक्षा की गई, शासक वर्ग की उपेक्षा की गई, जिससे यहाँ का जो जनमानस था या फिर जो सामान्य जनता थी, अपने शासक वर्ग की उपेक्षा से क्या थी, हतोत्साहित थी। नेक्स्ट है राज्यों के साथ में संधि कर नमक व अफीम कर पर एकाधिकार कर लिया गया, जिसमें अपने सबसे पहले बात करें नमक की, तो राजस्थान में अगर अपने स्पेशली बात करें सबसे बड़ी जो नमक बनाने वाली जो झील है वो है अपनी सांभर। तो पहले अपने 2 रियासतों के अधीन हुआ करते थे, संयुक्त रूप से हुआ करती थी, लेकिन उसके पश्चात में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर संधि करने के द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा व समाज सुधार के कार्य भी आरंभ किए गए थे। तो 1833 के जब चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पर ईसाई मिशनरियों को जब यहाँ पर क्या कर दिया गया था, अनुमति मिल गई थी धर्म प्रचार के साथ 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 में यहाँ पर समाज सुधार के कुछ कार्य, यहाँ पर जो कुछ कुरीतियां थे जो अपने यहाँ पर समाज के साथ में विद्यमान थी, लेकिन उसको सुधार करने का जो यहाँ पर जो कार्य किया गया था, स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो एक्सेप्ट के द्वारा यहाँ पर स्थानीय जनमानस के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये कुछ अपने कुछ प्रमुख कारण है राजस्थान के विशेष संदर्भ में कि किस कारण से यहाँ पर राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई है। अब अपने कुछ इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसमें अपने सबसे पहले जो चर्चा करते हैं वो है कौन सा, कि 1857 की जो क्रांति हुई के समय ब्रिटेन की महारानी कौन, ब्रिटेन की महारानी, उनका नाम था विक्टोरिया। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री उनका नाम था जॉर्ज पाल्मस्टन। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये क्या था, भारत का गवर्नर जनरल। और राजस्थान के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और इसके अलावा 1857 की क्रांति की निर्धारित जो तिथि थी वो कौन सी, 31 मई को, मतलब है जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो इसकी रूपरेखा जब तैयार की गई थी उसके अंतर्गत जो क्रांति प्रारंभ होने का जो डेट निर्धारित की गई थी वो कौन सी निर्धारित की गई थी, 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। और क्रांति का जो प्रतीक है जनमानस को जो मोटिवेट करने के तहत जो प्रतीक जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, कमल और रोटी, कमल और रोटी को क्या था, 1857 की क्रांति का क्या था, प्रतीक चिन्ह था। ये कुछ इफेक्ट है जो अपने सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब अपने इनकी हायरार्की के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले सबसे टॉप मोस्ट होता था गवर्नर जनरल, जो पूरे क्या था अपने भारत के स्तर, पूरे भारत के स्तर, इसके अंडर में ये क्या हुआ करते थे, एजीजी हुआ करते, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कहाँ पर बैठते थे, अपने राज्य में बैठते थे। अपने भारत के अपनी राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान में जो अंग्रेजों का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, अजमेर था, अजमेर था। उसके अलावा एक और कौन सा था, माउंट आबू था, लेकिन दोनों में अलग अलग 6-6 महीने के हिसाब से इनका कार्यालय हुआ करता था, लेकिन जो मुख्य जो हुआ करता था अपने राजस्थान में कौन सा था, अजमेर था, जहां पर अपना क्या बैठता था, एजीजी बैठता, मतलब एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये रिपोर्ट किसको करता था, गवर्नर जनरल को करता था। अब एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंडर में अलग अलग रियासतों में क्या हुआ करते थे, पीए हुआ करते, पीए का मतलब है पॉलिटिकल एजेंट, अलग अलग रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर रियासतों को जो कंट्रोल करने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा। पॉलिटिकल एजेंट अपनी रिपोर्ट किसको करता था, एजीजी को करता था। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो यहाँ पर अजमेर में बैठता था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट किसको देता था, गवर्नर जनरल को ये अपनी रिपोर्ट देता था। इस प्रकार की इनकी हायरार्की बनी हुई है। अब अपने बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में प्रमुख सैनिक छावनियों के बारे में, प्रमुख सैनिक छावनियों के बारे में। इससे संबंधित सबसे पहला ही क्वेश्चन अपना बन जाता है और काफी बार पूछा भी जा चुका है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। तो आपको ध्यान में रखना है 6 सैनिक छावनियां। कितनी, 6 सैनिक छावनी, 6 सैनिक छावनी। अब इनकी अलग अलग कुछ नाम की भी चर्चा करें, काफी बार एग्जाम में पूछ किया जाता है। पहले अपनी जो सैनिक छावनी है वो थी नसीराबाद। नसीराबाद जो कौन से जिले में है, अजमेर में है। और यहाँ पर जो तैनात जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। विशेष रूप से जब यहाँ पर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, लेकिन जब यहाँ पर जब विद्रोह की जो शुरुआत होगी तो इसमें 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के अलावा यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, वो भी आएगी अपने मेरठ के बाद अजमेर, और अजमेर से कहाँ आएगी, नसीराबाद में आएगी। तो कौन से सैनिक टुकड़े यहाँ पर थी तैनात थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर तैनात थी। दूसरी है अपने देवली जो छावनी थी, जो कहाँ पर जिला कौन सा है उसका, टोंक है। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी है उसका क्या नाम था, कोटा कॉन्टिजेंट। थर्ड जो यहाँ पर सैनिक छावनी है उसका नाम है हरिनपुरा, जिसका जिला कौन सा है, पाली। और यहाँ पर जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी रहा करती थी, तैनात थी।
नीमच चौथी है अपने नीमच छावनी जो मध्य प्रदेश में है और फर्स्ट इंडिया बंगाल कैवेलरी यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी। नेक्स्ट है खेरवाड़ा सैनिक छावनी जो उदयपुर जिले से संबंधित है, जो उदयपुर जिले के अंतर्गत थी और यहाँ पर मेवाड़ भील कोर यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी। लास्ट है अपनी सैनिक छावनी छावनी ब्यावर जो ब्यावर जिले में और यहाँ पर मेरवाड़ा रेजिमेंट हुआ करती मेरवाड़ा रेजिमेंट। तो यहाँ तक क्या चर्चा की अपने कि राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी है 6 सैनिक छावनियां अलग अलग उनके नाम की चर्चा कर ली और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी जो यहाँ पर रहा करती थी उनकी भी चर्चा की। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट अपने लिए चीज ये है कि यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी जो कुल सैनिक छावनियां 6 थी लेकिन उनमें से 2 ऐसी सैनिक छावनियां थे जिन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह में भाग नहीं लिया था। वो कौन सी है? खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर जो छावनी है इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्जाम पूछा भी जा चुका है कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान अपना भाग नहीं लिया था। वो कौन सी है? खेरवाड़ा और ब्यावर। बाकी जो 4 हैं उसकी चर्चा अपने करेंगे। इनके अंतर्गत जो विद्रोह हुआ है उसके अपने वन बाय वन कवर करने वाले हैं। 2 ऐसी सैनिक छावनी है खेरवाड़ा और ब्यावर जिन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलिए अब अपने बात करेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो 1857 की क्रांति की पहली जो घटना है 29 मार्च 1857 को कहां पर घटित हुई थी? बैरकपुर छावनी जो कहां पर बंगाल में हुई। इसकी शुरुआत या फिर 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो पहला जो घटनाक्रम है पहली जो घटना घटित हुई है कब हुई है? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो कहां पर है? बंगाल में। बंगाल में हुई। यहाँ पर मंगल पांडे ने जर्दी के जो कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट विल्सन की हत्या कर दी। इसके पश्चात इनकी 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। जैसे अपने तात्कालिक कारण के बारे में जब सबसे पहले चर्चा की थी कि यहाँ पर एक जो राइफल थी जिसको रिप्लेस किया गया था लेकिन इससे भी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यहाँ इसके अंतर्गत जो कारतूस लगते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था और उनको मुंह से खोला जाता था। तो ये एक तात्कालिक कारण था। तो इसी के संदर्भ में यहाँ पर जो पहला जो घटनाक्रम हुआ है वो कौन सी छावनी के अंतर्गत हुआ है? बैरकपुर छावनी में हुआ है। यहाँ पर एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे था। उन्होंने जो कारतूस थे उनको यूज करने से मना कर दिया और इनके 2 जो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका क्या नाम था? लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट विल्सन की इनकी हत्या कर दी। इनकी हत्या कर दी जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो ये पहले शहीद हुआ करते थे। 1857 के पहले शहीद 1857 के पहले शहीद पहले शहीद जो हुए थे 1857 की क्रांति से संबंधित उनका क्या नाम है? मंगल पांडे। मंगल पांडे ये अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी फांसी की सजा ये पूछी जा चुकी है। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। उसके पश्चात 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। मेरठ से उसकी शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई 1857 को। लेकिन एक अगर वास्तविक डेट की अपनी बात करें 1857 की क्रांति के संदर्भ में तो इसकी वास्तविक तिथि जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी 31 मई 1857 के बारे में इसको ध्यान में रखना है। लेकिन वास्तविक जो इसकी शुरुआत हो गई थी कब से हो गई थी? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से इसकी विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। ये लिए अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब अपने बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट के बारे में कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले हायरार्की बारे में जब चर्चा की थी कि सबसे पहले होता है गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद में एजीजी जो राज्य स्तर पर बैठता है जो जब अपने राजस्थान के संदर्भ में कहाँ पर बैठता था? अजमेर में बैठता था 6 महीने और 6 महीने कहाँ पर बैठता था? माउंट आबू में बैठता है। उसके बाद में जब रियासतों को अपने कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। और इसके संदर्भ में क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में किसी भी पार 4 अपने पॉलिटिकल एजेंट को साथ-साथ में रियासत से उनका आपस में मिलान करना पूछ लिया जाता है, वो अपने यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला राज्य है अपना मेवाड़। मेवाड़ या फिर उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको अपने क्या बोलते हैं? मेवाड़ बोलते हैं। यहाँ पर जो तत्कालीन जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका क्या नाम है? मेजर शावर्स और यहाँ के जो शासक हुआ करते तत्कालीन जो शासक हुआ करते थे उसका क्या नाम है? महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। ये कुछ अपने 5-7 जो नाम पढ़ेंगे अपने पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित साथ-साथ में यहाँ के तत्कालीन जो शासक वर्ग ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। काफी बार इनसे संबंधित में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मेजर शावर्स है और मेवाड़ के जो तत्कालीन जो शासक है उनका क्या नाम है? महाराणा स्वरूप सिंह।
मारवाड़ या फिर जोधपुर की अपने बात करें, इनके जो पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था, मेक मोशन है, और यहाँ के तत्कालीन शासक था महाराजा तखत सिंह जी। जयपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था कर्नल ईटन, और प्रमुख जो शासक थे उनका नाम था सवाई राम सिंह सेकंड। कोटा के जो तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम था कर्नल बर्टन, और यहाँ के शासक का नाम था महाराजा राम सिंह। सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल, यहाँ के शासक थे शिव सिंह। अजमेर में जो यहाँ पर क्या था अपना केंद्र शासित जो प्रदेश था, या फिर यहाँ पर क्या हुआ करते थे अपने अंग्रेजों का एक मुख्यालय था, हेडक्वार्टर। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कर्नल डिक्सन। और भरतपुर में अपने बात करें तो मॉरिशन यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट, तो तत्कालीन शासक जिनका क्या नाम था, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए अब अपने बात करेंगे राजस्थान में अभी तक जो चर्चा की है, अपने कुछ कारण की बात की है, अभी तक जो कारण है या फिर कुछ जो फैक्ट अपने को अपने एग्जाम के ओरिएंटेड जो है उनके बारे में अपनी चर्चा की है। अब अपने कुछ घटनाक्रम की बात करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में जो यहाँ पर विद्रोह हुआ है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी के संदर्भ में। नसीराबाद छावनी जो कहाँ पर है, अजमेर में। यहाँ पर एक विद्रोह हुआ है सबसे पहले, या फिर बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम 1851 की क्रांति का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है, नसीराबाद छावनी से हुआ है। और कब हुआ है, 28 मई। वास्तविक तिथि थी कौन सी थी, 31 मई थी, लेकिन अपने राजस्थान में कब से प्रारंभ हो चुकी है, 28 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 1857 की क्रांति का राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, नसीराबाद। ये क्वेश्चन बार बार आता है अपने एग्जाम में कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर कब हुई थी। शुरुआत हुई है नसीराबाद से, और कब हुई, 28 मई 1857। अब यहाँ पर अपने बात की, जब मेरठ में जब यहाँ पर 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तब अंग्रेजों को ऐसा आभास था कि यहाँ पर भी अपने सैनिक जो विद्रोह है कर सकते हैं। तो उस समय एक सैनिक टुकड़ी थी, एक सैनिक टुकड़ी जिसको अपने बोलते हैं 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो मूल रूप से तो कहाँ की थी, मेरठ में थी। मेरठ से उनको ट्रांसफर किया गया था अजमेर में। अजमेर के जो शस्त्रागार है उनकी सुरक्षा की थी। लेकिन जब यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह स्टार्ट हो गया था अब मेरठ के पश्चात में, तब यहाँ पर इनको जो बंगाल सॉरी अपने जयपुर के अपने राजस्थान के जो एजीसी थे, तो उस समय तत्कालीन कहाँ पर थे, माउंट आबू। उनको एक संदेह हुआ था कि यहाँ पर जो शस्त्रागार है या फिर यहाँ पर जो धन संपदा है उसको लूट कौन सकते हैं, बंगाल जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है। तो इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल में अजमेर में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसको ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पर, नसीराबाद में। पहले कहाँ से आई थी, मेरठ से आई थी, उनको अजमेर में बुलाया गया था। लेकिन जब यहाँ पर शुरुआत होगी, एक अंदेशा हो गया कि यहाँ पर भी शुरुआत हो सकती है, इसलिए उनको अजमेर से कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, नसीराबाद में। और नसीराबाद में ऑलरेडी एक नेटिव इन्फेंट्री थी जिसको बोल सकते हैं अपने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। मतलब उस समय अपने यहाँ पर नसीराबाद में 2 सैनिक टुकड़ियां थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और कौन सी थी, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। जब यहाँ पर इनको 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया, तो अजमेर की सुरक्षा के लिए अजमेर एजीसी ने डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिकों की एक सैनिक टुकड़ी अजमेर की सुरक्षा के लिए बुलाई। यहाँ के शस्त्रागार और यहाँ पे जो इनकी धन संपदा या फिर जो आर्थिक कारण थे इनके वजह से यहाँ पर इन्होंने जो यूरोपियन जो सैनिकों की एक टुकड़ी थी उनको यहाँ पर अजमेर की सुरक्षा के लिए बुला लिया गया। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो पहले से उसको कहाँ भेज दिया गया, अजमेर में भेज दिया, सॉरी नसीराबाद में भेज दिया गया। उसके पश्चात में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़े ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कर देगी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है अपने कि यहाँ पर नसीराबाद में किस सैनिक इन्फेंट्री ने यहाँ पर सैनिक विद्रोह की शुरुआत की थी, वो कौन सी, अपनी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इसका सहयोग किसके द्वारा किया गया था, वहां पर पहले से विद्यमान जो एक सैनिक टुकड़े थे जिसको अपने क्या बोलते हैं, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़े भी क्रांति में शामिल होगी। लेकिन वास्तविक शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कहां पर से आए थे, मेरठ से अजमेर, और अजमेर से कहां आई थी, नसीराबाद में आई थी। क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबरी व मेजर स्कॉटिशविट को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ पर जो यहाँ के सैनिक जो थे नसीराबाद छावनी के, उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कर्नल न्यूबरी और मेजर स्कॉटिशवुड, एग्जाम में अपने ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कर्नल न्यूबरी और मेजर स्कॉटिशवुड की जो मौत हुई है वो कौन सी सैनिक छावनी के अंतर्गत हुई है, वो अपने को ध्यान रखना है, नसीराबाद छावनी। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूटा और 18 जून को क्रांतिकारी कहाँ पर पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि क्रांति का जो मूल जो स्थान था वो कहाँ से था, दिल्ली था। तो ये कहाँ पर जा रहे थे, दिल्ली पहुंच गए, कब, 18 जून को।
तो ये अपने को नसीराबाद छावनी से संदर्भ में ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद से हुई है, 28 मई की हुई है। यहाँ पर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री ने जो क्रांति की शुरुआत की थी, जिसका सहयोग किया था 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने। तो यहाँ पर कर्नल न्यूबरी और मेजर स्कॉटिशवुड की क्या हो गई, हत्या हो गई, हत्या क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई। 18 जून को ये कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। चलिए उसके बाद में बात करेंगे नीमच की। नीमच छावनी, नीमच छावनी के विद्रोह की बात करें तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ है 3 जून 1857 को हुआ है। कब हुआ है? 3 जून 1857 को। डेट भी अपने को काफी बार पूछ ली जाती है, तो ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है, जब यहाँ पर नसीराबाद में जब छावनी हुई तो अन्य जो सैनिक छावनियां था वहां पर भी विद्रोह होने की एक संभावना थी। तो उसी को भांपते हुए यहाँ पर है, नीमच में एक कर्नल थे या फिर अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था एबॉट। एबॉट ने सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की जो शपथ दिलाई थी। और तब यहाँ पर शपथ दिलाई, तब मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी से अवध को हड़पने के संबंध में प्रश्न किए कि क्या आपने अपनी शपथ का पालन किया? क्या अंग्रेजों ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नहीं लिया? उन्हें भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय भी अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। कहने का मतलब है कि मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर जो कर्नल एबॉट था उसने क्वेश्चन किया कि जो आपने एक जो शपथ ली थी कि यहाँ पर अवध से किसके संबंध में, कुशासन से संबंधित है। यहाँ पर आपने जब अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो भारतीयों से भी ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये भी जो आपने जो शपथ दिलाई है इसका अनुपालन करेंगे, इसका आगे का पालन करेंगे। इसके पश्चात में यहाँ पर है 3 जून 1857 को, कब है? 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है और 5 जून को विद्रोही आगरा होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। आगरा के लिए दिल्ली प्रस्थान करते हैं। तो नेतृत्वकर्ता आपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नीमच में जो विद्रोह हुआ है, कब हुआ है? 3 जून को हुआ है। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता है उनका क्या नाम है? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। इन्होंने जब नीमच में जो विद्रोह हुआ था तब 40 अंग्रेज अधिकारी और उनका जो परिवार था क्रांतिकारियों से बचते हुए डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं, जहां पर रूगाराम नामक एक किसान ने इन्हें शरण देते हैं। जब यहाँ पर विद्रोह हुआ गया था नीमच छावनी के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो इस सैनिक छावनी के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार जो निवास कर रहे थे, लगभग जो 40 जो सदस्य था वो जो क्रांतिकारियों से बचते हुए कहां पर पहुंच गए थे? डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में पहुंच गए थे, जहां पर रूगाराम नामक एक किसान ने इनको शरण दी थी। उसके पश्चात मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट, जिनका क्या नाम था? मेजर सावर्स, सावर्स और मेवाड़ की सेना ने इनको सुरक्षित, मतलब ये जो 40 जो अंग्रेज अधिकारी थे या फिर इनके जो परिवार थे, इनको सुरक्षित उदयपुर पहुंचाया। और उसके पश्चात में मेवाड़ के महाराणा, तत्कालीन महाराणा का क्या नाम था? स्वरूप सिंह, क्योंकि सबसे पहले अपने चर्चा क्या करके आए, पॉलिटिकल एजेंट और उनके तत्कालीन शासक, उसके बारे में भी अपने स्वरूप सिंह के बारे में चर्चा की थी कि 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के तत्कालीन शासक जिनका क्या नाम था? स्वरूप सिंह। जब इनको उदयपुर सुरक्षित पहुंचाया गया तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील में बने जग मंदिर महल में शरण दी। कहां पर दी? जग मंदिर महल में शरण दी। और ये कहां पर बना हुआ है? पिछोला झील, पिछोला झील में इनको शरण दी। और इनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी उदयपुर के प्रधान है गोकुलचंद जी मेहता को दी, गोकुलचंद जी मेहता को दी। तो जब ये यहाँ से चले गए थे तब उसके पश्चात में यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्रांतिकारी का जो मेन स्थान था वो दिल्ली था, तो दिल्ली की ओर ये प्रस्थान करे थे। उसके पश्चात में अंग्रेजों ने 6 जून 1857 को नीमच पर पुनः अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो अंग्रेज यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके थे और यहाँ पर वापस से अधिकार किसके द्वारा कर लिया गया? अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। और एक है सिर्फ डेट ध्यान में रखनी है अपने को कि देवली में विद्रोह कब हुआ है? 5 जून 1857 को। जब ये नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो कहां से होते हुए निकले थे? देवली से होते हुए निकले। तो यहाँ पर भी विद्रोह कब हुआ गया था? 5 जून 1857 को। सिर्फ अपने को डेट इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना एरिनपुरा। एरिनपुरा में विद्रोह है। एरिनपुरा में जो विद्रोह है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से उसकी चर्चा अपने यहाँ पर करने वाले हैं। एरिनपुरा में जो विद्रोह कब हुआ है? 21 अगस्त 1857। पहली तो है अपने को डेट ध्यान रखनी है, 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई है। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में है। एरिनपुरा कहाँ पर है? पाली में है। और किसके अधीन था? जोधपुर रियासत के जो अधीन था,
जोधपुर रियासत के अधीन था। जोधपुर या फिर मारवाड़ रियासत के अधीन था हिरनपुरा पाली में। और यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो कौन सी थी? जोधपुर लीजन के नाम से सैनिक टुकड़ी तैनात। कौन सी थी? जोधपुर लीजन के नाम से यहाँ पर सैनिक टुकड़ी तैनात थी। जब यहाँ पर 21 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर इसके जो पॉलिटिकल एजेंट थे या फिर जो 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई थी तब अपने जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कहाँ पे थे? माउंट आबू में थे। उसी के बाद में यहाँ पर माउंट आबू यहाँ पे जो एरनपुरा छावनी के कुछ जो सैनिक थे वो माउंट आबू गए हुए थे। माउंट आबू गए थे तो और उन्होंने वहीं से इस जो क्रांति स्टार्ट कर दी गई। कब की? 21 अगस्त को विद्रोह कर दिया या फिर क्रांति की शुरुआत कर दी गई। तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने माउंट आबू में 21 अगस्त को विद्रोह कर दिया गया और यहाँ के मुख्यालय मतलब माउंट आबू का जो मुख्यालय था इनका उसको लूट लिया और एजीजी के जो पुत्र था अलेक्जेंडर उसकी हत्या कर दी। एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी। इम्पोर्टेंट आपने ये पूछा जा सकता है कि एजीजी के पुत्र की हत्या किस सैनिक छावनी के अंतर्गत हुई या फिर कहां पर हुई थी? 21 अगस्त को विद्रोह की शुरुआत कब कर दी गई? 21 अगस्त को। अब जब इन्होंने 21 अगस्त को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कर दी गई थी उसके पश्चात में ये मुख्यालय या फिर इनका जो माउंट आबू का जो हेडक्वार्टर है उसको लूटने के पश्चात में ये 23 अगस्त 1857 को कहां पर आगे एरिनपुरा पहुंच गए। कहां पर? एरिनपुरा पहुंच गए। यहाँ पर मोती खां, सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है। तिलक राम के ये 3 अपने को नाम ध्यान में रखने हैं कि इनके नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर एक नारा ध्यान रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एग्जाम में अपने को पूछा जा चुका है कि ये जो नारा है किस सैनिक छावनी के द्वारा दिया गया? तो एरिनपुरा सैनिक छावनी। कौन सी है? एरिनपुरा सैनिक छावनी। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो कौन सी सैनिक छावनी ने दिया था? एरिनपुरा सैनिक छावनी। किसके द्वारा दिया गया? शिवनाथ सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया और एरिनपुरा के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए था तब ये निकलते हुए कहां पर इन्होंने विश्राम किया था? कहां पर ये रुके थे? आउवा में। कहां पर रुके थे? आउवा पाली में। और आउवा जो मारवाड़ राज्य का क्या हुआ करता था? ठिकाना हुआ करता था। और आउवा के तत्कालीन जो शासक थे उनका क्या नाम था? ठाकुर खुशहाल सिंह। क्या नाम था उनका? ठाकुर खुशहाल सिंह। जो आउवा पाली के ठिकाने के क्या हुआ करते थे? ठिकानेदार हुआ करते थे। उस समय मारवाड़ के जो तत्कालीन जो शासक थे तखत सिंह और जो खुशहाल सिंह जी चंपावत इनके बीच में इनके संबंध सही नहीं थे। इनके संबंध सही नहीं थे, इसीलिए ठाकुर खुशहाल सिंह जी चंपावत ने एरिनपुरा से आए क्रांतिकारियों को आउवा में शरण दी तथा इनका नेतृत्व कर आउवा के में विद्रोह कर दिया गया। क्रांतिकारियों को जो अभी तक है जो एक पर्टिकुलर या फिर यहाँ पर एरिनपुरा में जो नेतृत्व कर रहे थे सूबेदार मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। उसके पश्चात में जब ये यहाँ पर दिल्ली की ओर प्रस्थान करे थे उसी दौरान ये जब आउवा में रुके थे तब यहाँ के ठिकानेदार है जो इनका नाम था खुशहाल सिंह जी चंपावत। इन्होंने इन सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान किया, लीडरशिप प्रदान की। और मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आउवा पाली में ही हुआ था। अब इसके संदर्भ में कुछ घटनाक्रम है वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब यहाँ पर खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं उसके अंतर्गत है सबसे पहला जो युद्ध है अपना ध्यान में रखना है एग्जाम के ओरिएंटेड वो है अपना पिथौरा का युद्ध। कब हुआ है? पिथौरा का युद्ध जो पाली में ही हुआ है और 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को यहाँ पर पहला जो विद्रोह हुआ है खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। पिथौरा का युद्ध जिसको बोलते हैं 8 सितंबर 1857। खुशहाल सिंह जी चंपावत जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं और इनके सामने है कैप्टन हिथकोट जो अंग्रेज अधिकारी है और उसके अलावा यहाँ पर तखत सिंह के सेनापति जिनका नाम है कुशलराज जी सिंह भी। जब यहाँ पर अंग्रेजों को इस बात का पता चला कि यहाँ पर आउवा के जो ठिकानेदार है खुशहाल सिंह जी चंपावत यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने तखत सिंह को इस बात की सूचना दी कि यहाँ के शासक है ये क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे हैं इसलिए आप अपनी सेना भेजे इसको विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दमन करने के लिए। इसलिए तखत सिंह जी ने अपने सेनापति कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भेजी और साथ साथ में यहाँ पर इनका सहयोग जो किया था किसके द्वारा? कैप्टन हिथकोट जो कि थे अंग्रेज अधिकारी थे। मतलब ये जो युद्ध हुआ है खुशहाल सिंह जी चंपावत जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे और इनके सामने थे कैप्टन हिथकोट जो कि अंग्रेज अधिकारी और है कुशलराज सिंह भी जो क्या है तखत सिंह जी के सेनापति। अब इस युद्ध में जो जीत हुई है किसकी हुई है? क्रांतिकारियों की या फिर अपने बोल सकते हैं खुशहाल सिंह जी चंपावत की इस युद्ध में जीत हुई है।
क्रांतिकारियों की जीत। तो जोधपुर का जो किलादार है वो अनार सिंह इस युद्ध में मारा गया और क्रांतिकारियों की इस युद्ध में क्या हुई थी, विजय हुई थी, जीत किसकी हुई थी, क्रांतिकारियों की। अब जब इस युद्ध में जीत हो गई थी, उसके पश्चात में अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा एक और युद्ध किया गया जिसको अपने बोलते हैं चेलावास युद्ध। मतलब जो विछोड़ा का जो पहला युद्ध है उसके ठीक 10 दिन बाद में एक और युद्ध हुआ है जिसको अपने बोलते हैं किसका युद्ध, चेलावास का युद्ध या फिर गोरे कालों का युद्ध। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गोरे कालों का युद्ध कब हुआ है, 18 सितंबर को, मतलब 8 सितंबर के ठीक 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ है। और किसके बीच हुए हैं, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों के बीच में, प्लस में मतलब क्रांतिकारियों का मतलब है कुशाल सिंह जी चंपावत यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो कुशाल सिंह जो कि क्रांतिकारियों नेतृत्व कर रहे हैं, और इसके सामने है पैट्रिक लॉरेंस जो है एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और साथ साथ में है मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन। मतलब कहने का मतलब है ये जो डायरेक्ट जो युद्ध हुआ है किसके बीच में हुआ है, क्रांतिकारियों के बीच में, क्रांतिकारियों के साथ में, और इनके सामने कौन है, अंग्रेज, अंग्रेजी सेना या फिर अंग्रेज अधिकारियों की जो सेना है उनके बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ है। और इसमें भी जीत किसकी हुई है, कुशाल सिंह जी की हुई है, या फिर क्रांतिकारियों की इसके अंतर्गत जीत हुई है। और क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि मेक मोशन का जो सिर है वो कौन से युद्ध के दौरान काटा गया था, वो कौन सा है, अपना गोरेकालो का युद्ध। अब उसी दौरान अशोक के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल पड़े, लेकिन नारनौल हरियाणा में 16 नवंबर 1857 को ब्रिगेडियर गिराड की सेना से हार गए, इसलिए इन्होंने आत्मसमर्पण को करना पड़ा और इनकी जागीर भी जब्त कर ली गई, जिन्होंने वो चलो दिल्ली मारो फिर वाला क्या किया था, नारा भी दिया था। इसके पश्चात में अहुआ के विद्रोह को दमन करने के लिए राजस्थान के एजीजी पोर्ट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने डीसा और नसीराबाद की सेना को मिलाकर कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक संयुक्त सेना का गठन किया। जब यहाँ पर बैक टू बैक जो दो युद्ध हो रहे हैं, लेकिन उसमें हार किसकी हो रही है, अंग्रेजों की हो रही है। तो यहाँ पर जो इनका अंग्रेजों के द्वारा इस सेना का क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए एक बड़ी सेना का गठन किया गया। किसकी, डीसा और नसीराबाद की जो सेना है संयुक्त रूप से इसके नेतृत्व में, कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक जो बड़ी सेना है वो अहुआ पाली पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। इसके पश्चात में अहुआ के जो तत्कालीन जो ठिकानादार थे कुशाल सिंह जी चंपावत, इनको एक ऐसा आभास हो गया था कि यहाँ पर जो जीत है वो अंग्रेजों की होने वाली है। तो इसमें उन्होंने खुद को नजरबंद कर लिया गया, या फिर इन्होंने ये ठिकाना छोड़ दिया गया। इसलिए कर्नल होम्स ने यहाँ पर अहुआ पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया गया, मतलब इसका क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया, और अहुआ पर अधिकार अपना कर लिया गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत भूमिगत हो गए। इसके पश्चात जो कोठारिया राजसमंद के ठाकुर जोध सिंह ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी। किसने शरण दी, ठाकुर जोध सिंह जी, जो कहाँ थे, कोठारिया राजसमंद के ये थे, इन्होंने कुशाल सिंह जी चंपावत को शरण दी गई। और उसके पश्चात में 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया। इसके पश्चात में मेजर टेलर आयोग का ये जांच की गई कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया, उसको बोलते हैं मेजर टेलर आयोग। मेजर टेलर आयोग की द्वारा जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जांच के लिए गठन किया गया। 10 नवंबर 1860 को टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह जी चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, निर्दोष रिहा कर दिया गया। और लास्ट में 1864 में उदयपुर में ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत का क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये अपना एरनपुरा से संबंधित अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपना सुगाली माता। सुगाली माता अपने लोक देवी के अंतर्गत ये कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर भी अपने कुछ इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने देखते हैं। सुगाली माता जो अहुआ पाली में है, उपनाम क्या है, 10 सिर व 54 हाथ वाली, 10 सिर व 54 हाथ वाली माता। 10 सिर व 54 हाथ वाली माता किसको बोलते हैं, अपने सुगाली माता को। कुशाल सिंह जी चंपावत की कुल देवी और 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी के नाम से सुगाली माता को जाना जाता है। कर्नल होम्स माता जी की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले गया, और वर्तमान में यह पाली की बांगड़ संग्रहालय में संग्रहित है। इसकी अपने सुगाली माता की, जिसको अपने क्या बोलते हैं, 10 से 54 हाथ वाली देवी, या फिर अपने कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, या फिर 1857 की आराध्य देवी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करेंगे कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह है जो हुआ है 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता है, जो यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया है, उनका क्या नाम है, लाला जयदयाल और लहराम। लाला
जयदयाल व मेधाब खां के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व प्रदान किया गया है इस कोटा में विद्रोह के दौरान। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो विद्रोह हुआ था या फिर सिस्टमैटिक वे में जो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? अपना कोटा में ही हुआ था। और यहाँ पर किस प्रकार का, यहाँ पर कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, इसलिए यहाँ का जो विद्रोह हुआ था, जन विद्रोह हुआ था, मतलब यहाँ की जनता के द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सैनिक छावनी नहीं थी। लगभग जो यहाँ पर 1857 की क्रांति के संदर्भ में अपने राजस्थान में जो पढ़ते हैं, तो जो भी विद्रोह हुए हैं ना, लगभग जो है अपने सैनिक छावनियां देखने को मिलती है। सैनिक छावनियों के द्वारा ही यहाँ पर विद्रोह किया गया था। लेकिन कोटा ऐसा था जहाँ पर यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सैनिक छावनी नहीं थी। राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। कोटा के तत्कालीन शासक क्या नाम था? राम सिंह जी सेकंड। दो ऐसे शासक जिनका राम सिंह थे, एक तो जयपुर वाले और कौन थे? कोटा वाले। तो कोटा के जो तत्कालीन शासक महाराव राम सिंह को कोटा दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया गया। मतलब यहाँ पर अधिकार किसका हो गया? जनता का हो गया था। जनता ने अधिकार कर लिया था पूरे शासन कार्य पे, और यहाँ के तत्कालीन जो शासक है राम सिंह, उनको क्या कर दिया गया? दुर्ग में ही नजरबंद कर दिया गया था। लगभग 6 महीने तक यहाँ पर जो अधिकार रहा था किसका? क्रांतिकारियों का रहा था, या फिर जनता का अधिकार रहा था। कोटा 6 माह तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल बर्टन व उसके दो पुत्रों आर्थर व फ्रैंकलिन की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। इसके द्वारा यहाँ पर जो विद्रोही थे, यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे, उसके द्वारा यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका नाम था बर्टन, क्या नाम था? कोटा के कर्नल बर्टन और उसके दो पुत्र थे जिनका नाम था आर्थर और फ्रैंकलिन, इनकी क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई। और क्रांतिकारियों ने बर्टन के कटे हुए सिर को भाले की नोक पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो अपने को ध्यान रखना है, कैप्टन बर्टन की जो हत्या हुई थी, किस सैनिक छावनी के अंतर्गत किस विद्रोह के दौरान इनकी हत्या हुई थी? तो हुआ था कोटा में विद्रोह के अंतर्गत। उसके पश्चात में लगभग यहाँ पर जब 6 माह तक क्रांतिकारियों ने कब्जे में रखा था, तो अंततः यहाँ पर करौली के जो शासक, जिनका नाम था मदनपाल, करौली के शासक मदनपाल ने जनरल रॉबर्ट्स की सहायता से कोटा को विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोटा के जन विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था? तो कोटा करौली के शासक, तत्कालीन शासक जिनका नाम था मदनपाल, जिन्होंने कैप्टन जनरल जनरल रॉबर्ट्स की सहायता से कोटा के विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। और यहाँ पर जो तत्कालीन शासक थे राम सिंह जी सेकंड, उनको छुड़ाया था, और यहाँ पर जो जनता का जो शासन था उसको समाप्त किया था। उसके पश्चात में जयदयाल और को गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया। जो मेन नेतृत्व करता था जयदयाल और मेहराब खां, जिनमें जयदयाल को तो गिरफ्तार कर तोप से उड़ा दिया गया और मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। और महाराव सेकंड से राम सिंह जी सेकंड को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा दिया गया। और उसके पश्चात में जो यहाँ पर कैप्टन बर्टन की जो हत्या हुई थी, उसके लिए यहाँ पर जो दोषी ठहराया गया था, यहाँ के शासक राम सिंह जी को सेकंड को ठहराया गया था। इसीलिए इनकी जो तोपों की जो सलामी है, वो इनकी कम कर दी गई। 17 से घटाने के पश्चात में इनकी कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। और यहाँ पर इनको जो छुड़ाया था मदन पाल जी ने, जो कहाँ के शासक थे? करौली के शासक थे। उनकी जो तोपों की सलामी है, वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। साथ साथ में इनको एक GCA की उपाधि भी दी गई। वो उसको क्या बोलते हैं? अपने ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देकर भी अंग्रेजों ने इनको क्या दिया गया? सम्मानित किया था। और इनकी जो तोपों की जो सलामी है, वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 सलामी का अधिकार इनको दिया गया था। तो कोटा का अपना विद्रोह स्पेशली ध्यान रखना है, ये किस प्रकार का था? जन विद्रोह था। यहाँ पर जो मेन जो नेतृत्व करता था, जिसका नाम था जयदयाल और मेहराब खां, और यहाँ के जो तत्कालीन जो शासक थे राम सिंह जी, उनको 6 माह तक अपने दुर्ग में ही क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया। लास्ट में करौली के शासक मदन पाल की सहायता से इनको नजरबंद से मुक्त दिलवाया गया, या फिर इनका विद्रोह का दमन किया गया। और लास्ट में इनको राम सिंह जी की जो तोपों की सलामी है, वो 17 से घटाने के पश्चात में 13 कर दी गई। और करौली के मदनपाल जी, उनकी 13 से बढ़ा के 17 कर दी गई। और साथ साथ में इनको एक GCA की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ये था अपना कोटा का विद्रोह है, इससे संबंधित 2 फैक्ट। नेक्स्ट अपना भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर का विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट तो अपने विद्रोह है 1800 की क्रांति से संबंधित, अभी तक अपने चर्चा करें। कुछ अन्य फैक्ट अपने देखें अपने, जिसमें पहला है अपना भरतपुर का विद्रोह, जो हुआ है 31 मई 1857 को। यहाँ की शासन व्यवस्था मेजर मॉरिसन संभालता था। कौन संभालता था? मेजर मॉरिसन संभालता था। यहाँ के गुर्जर और बेवो ने खुलकर क्रांति में भाग लिया था। और भरतपुर महाराजा जसवंत सिंह की सलाह पर मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा जाना पड़ा। नेक्स्ट है धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर का विद्रोह जो 12 अक्टूबर 1857 को हुआ है। यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई देवा गुर्जर के द्वारा। गुर्जर नेता देवा के द्वारा यहाँ पर धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे जो तत्कालीन शासक, उनका नाम क्या था? भगवंत सिंह जी। क्या नाम था? भगवंत सिंह जी। लेकिन मेन जो नेतृत्व करता थे, उनके नाम था राव
रामचंद्र की और हीरालाल। राव रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा विशेष रूप से यहाँ पर धौलपुर में नेतृत्व प्रदान किया गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट धौलपुर से संबंधित अपने को ध्यान में क्या रखना है, जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां क्रांतिकारी बाहर से आए। क्रांतिकारी जो विद्रोह कर रहे थे वो भी बाहर से आए और विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना आई है वो भी अपने राज्य से बाहर आई है। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां क्रांतिकारी बाहर से मतलब ग्वालियर व इंदौर से आए थे जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था और तथा बाहर की सेना ने आकर विद्रोह दबाया था। पटियाला पंजाब की जो सेना थी उन्होंने आकर यहाँ पर विद्रोह को दबाया था। तो दोनों अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट धौलपुर से संबंधित अपडेट यही है कि यहाँ पर जो विद्रोह करने वाले वो भी बाहर से हैं और विद्रोह को दबाने वाले हैं वो भी कहाँ से आए हैं, बाहर से ही आए हैं। नेक्स्ट है टोंक का विद्रोह। टोंक का विद्रोह। टोंक के जो तत्कालीन जो नवाब थे उनका नाम था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला जो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के अधीन थे या फिर अंग्रेजों के इनको साथ देते थे। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह कर रहे थे उनके अग्रणी नेता का नाम था मीर आलम खां और इसके अलावा टोंक के एक सामंत जिनका नाम था नासिर मोहम्मद खां। क्या नाम था? नासिर मोहम्मद खां ने तात्या टोपे का साथ दिया था। तात्या टोपे का साथ, तात्या टोपे के संदर्भ में अलग से अभी चर्चा करेंगे अपने आगे कि तात्या टोपे के इन्होंने साथ जब दिया था तो तात्या टोपे की सहायता से इन्होंने टोंक पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया गया और टोंक पर अपना अधिकार कर लिया गया। मोहम्मद मुजिब ने अपनी नाटक आजमाइश, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि एक तो पहला है कि ये मोहम्मद मुजिम के नाटक का क्या नाम है, आजमाइश। अब आजमाइश से संबंधित एक तो फैक्ट अपने बनता है कि इसमें लिखा है कि 1857 की क्रांति में यहाँ महिलाओं ने भी भाग। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऐसी कौन से स्थान है जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया, तो वो कौन सा है, टोंक। लेकिन ये जो रिपोर्ट है अपने किस आधार पर स्पष्ट करती है, मोहम्मद मुजीब का जो एक नाटक है उसके आधार पर अपने ऐसा बहुत आजमाइश में बोला गया है। तो ये अपने को दोनों चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपना जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जयपुर के अंतर्गत जो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ है तो जयपुर के तत्कालीन जो शासक थे महाराजा राम सिंह जी सेकंड। राम सिंह नाम से दो अपने शासक पड़े हैं अपने कोटा में और एक है जयपुर। तो जयपुर के तत्कालीन महाराजा राम सिंह सेकंड ने पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने से अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और विलायत खां व उस्मान खां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जयपुर ऐसी रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के तन मन व धन से सहायता की थी। तो वो कौन सी रियासत थी? जयपुर। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कोटपुतली का परगना दिया है। कोटपुतली का परगना साथ साथ में केसर ए हिंद की उपाधि से भी विभूषित किया है। केसर ए हिंद साथ साथ में एक जीसीए की उपाधि भी अपने पढ़ते हैं। वो किससे संबंधित है? रोली के मदनपाल से। और केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो किसको दी गई है? जयपुर के राम सिंह जी को, ठीक है, उपाधि से भी विभूषित किया। नेक्स्ट है अपना बीकानेर। बीकानेर के संदर्भ में अपने बात करें तो बीकानेर के जो यहाँ पर जो क्रांति के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखते हैं कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोहियों के दमन और अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को अपने राज्य से बाहर भी भेजा। इन्होंने बाटलो हिसार के पास में विद्रोह को दबाया, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उपहार स्वरूप टीबी परगने के 41 गांव, टीबी परगने के 41 गांव दिए। इनसे संबंधित एक प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऐसी कौन सी रियासत है या फिर ऐसे कौन से राजा है जिन्होंने अपनी अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी जो सेना है वो अपने राज्य से भी बाहर भेजी। तो वो है अपनी बीकानेर रियासत। और साथ साथ में अगर आपको शासक भी पूछ लिया जाए तो उनका क्या नाम है? सरदार सिंह जी। क्या नाम है? सरदार सिंह जी। तो इसीलिए इनको उपहार स्वरूप टीबी परगने के 41 गांव भी दिए गए। चलिए, ये थे अपने राजस्थान में जो अलग-अलग क्षेत्रों में जो 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो विद्रोह है उससे संबंधित अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको यहाँ पर अपने कवर कर चुके हैं। अब अपने कुछ व्यक्तित्व की बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित में, जिसमें पहला है अपना तात्या टोपे। कौन से हैं? तात्या टोपे। अब तात्या टोपे का वास्तविक जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका जन्म है महाराष्ट्र में हुआ है, अहमदनगर के जिले के महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन ये अपने राजस्थान से इंपॉर्टेंट है कि इनका राजस्थान से किस प्रकार संबंध है। तो ये राजस्थान में 2 बार आए। राजस्थान में 2 बार आए हैं। जब यहाँ पर नाना साहब और झांसी की रानी जब हार चुके थे तो अंग्रेज तो राजस्थान की रियासतों के जो राजाओं से एक सहायता प्राप्त करने के रूप में ये राजस्थान में इन्होंने 2 बार प्रवेश किया था। पहला आपने जो प्रवेश किया था, पहली बार ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया और कब प्रवेश किया? 8 अगस्त 1857 को। कब? 8 अगस्त 1857 को इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया है। दूसरी बार की बात करें तो इन्होंने बांसवाड़ा से दिसंबर 1857 में प्रवेश किया है।
ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ घटनाक्रम की बात की जब इन्होंने पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 8 अगस्त 1857 को जब इन्होंने राजस्थान में जब प्रवेश किया है, राजस्थान में जब प्रवेश किया है तो 9 अगस्त 1857 को मतलब जिस दिन इन्होंने प्रवेश किया ठीक उससे नेक्स्ट डे 9 अगस्त को कुहाड़ा भीलवाड़ा में जनरल रॉबर्ट्स व तात्या टोपे के बीच में एक युद्ध हुआ है जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा या फिर बोल सकते हैं तात्या टोपे की इस युद्ध में क्या हुई हार हुई। इन्होंने कोठरिया के उसके पश्चात में इन्होंने कोठरिया के रावत जोग सिंह से रसद सामग्री प्राप्त की। यहाँ से हारने के पश्चात में ये आगे जब जा रहे थे इसी दौरान इन्होंने कोठरिया के रावत जोग सिंह से रसद सामग्री इनको प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात करें कि 13 अगस्त की 13 अगस्त मतलब इसके जो पहला युद्ध है उसके ठीक 4 दिन बाद में 13 अगस्त 1857 को रुकमगढ़ राजसमंद जिले के रुकमगढ़ में रॉबर्ट्स के साथ में युद्ध है जिसमें तात्या टोपे की हार हुई है और ये झालावाड़ पहुंच गए। बैक टू बैक इनकी 2 हार हो चुकी है रॉबर्ट्स के ही विरुद्ध जिसमें पहली है 9 अगस्त को और दूसरी कौन सी 13 अगस्त। नेक्स्ट अब ये झालावाड़ जब पहुंचे तो एक इनका युद्ध है रेलायता का युद्ध। क्या है रेलायता का युद्ध। तो झालावाड़ शासक है पृथ्वी सिंह को हराकर राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात में ब्रिगेडियर पार्क व तात्या टोपे के बीच में युद्ध हुआ है जिसमें तात्या टोपे की हार हो गई है और उसके पश्चात में ये कहां पर चले गए थे ग्वालियर चले गए थे। मतलब पहली बार जब ये आए थे उसके बाद में बैक टू बैक इनके 3 क्या हुए थे इन पर आक्रमण हुए थे तो लास्ट में ये ग्वालियर वहां पर चले गए थे। झालावाड़ से ये ग्वालियर चले गए। नेक्स्ट बात करेंगे कि तात्या टोपे ने जब राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश किया। तात्या टोपे का दूसरी बार राजस्थान में जब आगमन हुआ था दिसंबर 1857 को हुआ था। दिसंबर 1857 को ये दूसरी बार राजस्थान में आए थे। तो जब 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह को हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया लेकिन बाद में अंग्रेज सेना ने इनको पराजित कर दिया गया। जब इन्होंने दूसरी बार राजस्थान में बांसवाड़ा के रास्ते से प्रवेश जब किया था तो बांसवाड़ा के जो तत्कालीन जो महाराजा थे लक्ष्मण सिंह जी उनको हराने के पश्चात में बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था लेकिन अंग्रेजों की सहायता से ये जो महारावल थे वो वापस से जीत गए थे या फिर इन्होंने अंग्रेज सेना ने इनको पराजित कर दिया। उसके पश्चात में ये जनवरी 1857 में टोंक पहुंचे। तो जब टोंक में जो विद्रोह के बारे में जब चर्चा की थी टोंक के एक शामत हुआ करते थे जो जिनके नाम से जागीरदार हुआ करते थे नासिर मोहम्मद खान। नासिर मोहम्मद खान ने जो तात्या टोपे की सहायता की थी तो तात्या टोपे ने जब इनका सहयोग किया था तो टोंक पर अधिकार किसका हो गया था मोहम्मद खान का हो गया था। तो जिससे क्रांतिकारी ने नवाब की सेना को हरा दिया था। लेकिन उसके पश्चात में जब इस बात का पता जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन को लगा तो मेजर ईडन ने इस विद्रोह का क्या कर दिया गया दमन कर दिया गया। उसके पश्चात में ये दोसा चले गए थे लेकिन दोसा के पश्चात में कहां पर आ गए थे सीकर भी आ गए थे। सीकर आ गए थे तो एक युद्ध हुआ था जिसको अपने सीकर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हरा दिया था। हारने के बाद में ये तात्या टोपे जंगल की ओर चले गए थे और अपने मित्र नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण नरवर के जंगलों में से इनको क्या कर दिया गया गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पकड़ लिया गया नरवर के जंगलों से किसके कारण अपने मित्र नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण इनको जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। तो लास्ट में इनको तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। अब इनसे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट और फैक्ट बनते हैं अपने कि तात्या टोपे है जैसलमेर के अलावा राजपुताने की प्रत्येक रियासत में घूमे थे। जैसलमेर के अलावा ये पूरे राजस्थान में घूमे थे। अब इसके अलावा एक है अंग्रेज अधिकारी शावर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। अंग्रेज अधिकारी शावर्स ने तात्या टोपे के विरोध किया था। उनका ऐसा मानना था कि जब ये यहाँ के स्थायी निवासी थे मतलब राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं थे तो इन पर किस आधार पर इनको राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो अपने को एग्जाम ये चीज ध्यान रखनी है कि तात्या टोपे की फांसी की सजा का जो विरोध है किसके द्वारा किया गया था अंग्रेज अधिकारी शावर्स के द्वारा किया गया। चलिए अब अपने बात करेंगे अमरचंद जी भाटिया के बारे में। तात्या टोपे के अलावा अपने राजस्थान क्रांति से संबंधित एक और अपना व्यक्तित्व है जो है अमरचंद जी भाटिया। अमरचंद जी भाटिया अमरचंद जी भाटिया जो कि मूल रूप से कहाँ के थे बीकानेर। कहाँ के थे बीकानेर के थे लेकिन 1855 की क्रांति के दौरान ये कहाँ पर रहा करते थे ग्वालियर रहा करते थे और ग्वालियर में इनको नगर सेठ की उपाधि प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये यहाँ के जो ग्वालियर के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे कौन अमरचंद जी भाटिया। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक रूप से सहायता की थी। किसकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता कर दी थी जिसकी वजह से इन्हें 22 जून 1858 को ग्वालियर में इनको फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा इनको
दे देगी। साथ-साथ में ऐसा भी माना जाता है कि इनके 8 वर्ष जो पुत्र था, उसको भी तोप के आगे लगा के उड़ा दिया गया। इस वजह से इनको फांसी दी गई क्योंकि इन्होंने जो ग्वालियर खजाने का जो धन था उसके रूप में उसका जो यूज़ था या उसको जो सहायता थी, आर्थिक रूप से सहायता थी, वो झांसी की रानी को दी थी जिसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। मतलब जिस प्रकार से भारत में अपने देखते हैं कि सबसे पहले जो 1857 की क्रांति के संदर्भ में फांसी की जो सज़ा दी गई थी, किसको दी गई सबसे पहले भारत में? मंगल पांडे को दी गई। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, तो राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको 1857 की क्रांति के संदर्भ में फांसी की सज़ा दी गई, वो कौन थे? अमरचंद जी भाटिया। इसीलिए अपने इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। किस नाम से? राजस्थान का मंगल पांडे के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनका उपनाम। इनके अलावा इनके अन्य उपनाम की बात करें 1857 की क्रांति के भामाशाह के नाम से, राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का दूसरा भामाशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कुछ इनके अन्य उपनाम हैं, अपने एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था अपना राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में अपने एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है वो सारे अपने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब अपने डिस्कस करेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे या फिर इसकी असफलता के क्या कारण थे? किस वजह से ये जो क्रांति है अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही? पहला है कि 1857 की क्रांति में आपसी समन्वय, उचित रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था। जैसे सबसे पहले अपने इसकी शुरुआत की जब चर्चा की थी, इसमें तो निर्धारित जो तिथि बताई गई थी 31 मई की, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में इसकी जो शुरुआत हुई थी, अलग-अलग डेट्स के हिसाब से हुई थी। साथ-साथ में एक कोई कुशल नेतृत्व नहीं था, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इसका नेतृत्व नहीं दिया गया था। विशेष रूप से अपने राजस्थान के संदर्भ में बात करें हैं। तो इसका एक प्रमुख इसकी असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है कि एक तो आपसी समन्वय नहीं था, जो अलग-अलग क्षेत्रों में जो क्रांति हुई है, वो एक साथ अगर क्रांति करते तो शायद इसका कुछ परिणाम अलग होता है। तो ये एक आपसी समन्वय का और उचित रणनीति भी नहीं थी कि एक पर्टिकुलर किस वे के आधार पर इसको एग्जीक्यूट करना है, किस आधार पर इसको संचालित करना है, ये भी रणनीति भी नहीं थी। साथ-साथ में कुशल नेतृत्व का भी अभाव था अलग-अलग क्षेत्रों में जो सारे आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए, जिसके कारण से ये अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी या फिर ये 1857 की क्रांति का एक विफलता का भी एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा क्रांति अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग समय में हुई थी अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का मौका मिल गया। एक साथ नहीं हुई थी, अगर शायद एक साथ होती तो अंग्रेजों को उतना टाइम नहीं मिलता अंग्रेजों को अपना क्रांति को दबाने के लिए। तो अलग-अलग क्षेत्रों में हुई इसलिए अंग्रेजों इनको अलग-अलग रूप से इनको दबाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया था। इसके अलावा क्रांति के बड़े नेताओं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और पेशवा नाना साहब ने राजस्थान की क्रांतिकारियों से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं किया था। इसके अलावा राजस्थान के अधिकांश राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे, अतः उन्होंने क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। जैसे हमने चर्चा की थी अलग-अलग क्षेत्रों में जो क्रांति हो रही है उसको दबाने के लिए जो स्थानीय रूप से जो राजा है, उन्होंने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था। इसीलिए एक यह जो अपनी क्रांति है वो सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था, अतः आमजन क्रांति में शामिल होने का साहस भी नहीं जुटा पाए। ये भी साहस नहीं जुट पाए मतलब यहाँ पर जो क्रांति हुई थी विशेष रूप से उनमें जो कार्य किया है वो किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारियों के रूप में जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने यहाँ पर किया था आमजन का इसमें विशेष सहयोग नहीं था विशेष रूप से कोटा के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जो देखते हैं तो सैनिक टुकड़े ने यहाँ पर क्या किया है प्रयोग किया था उसमें आमजन का कुछ खास सहयोग नहीं था तो ये क्या है अपना अंग्रेजों ने क्रांतिकारी क्रूरता से कुचला था इसलिए आमजन क्रांति में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाए इसके अलावा विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि अजमेर में जो एक शस्त्रागार था साथ-साथ में यहाँ पर आर्थिक संसाधन के रूप में भी इनको सम्मिलित किया जा सकता है। अगर शायद दिल्ली की जगह शायद ये अंग्रेज में संगठित होते तो शायद क्रांति का कुछ और स्वरूप देखने को मिल सकता था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास में विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे और अच्छे प्रशिक्षित और सेनापति भी थे। तो ये कुछ अपने प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो 1857 की क्रांति है वो सफल नहीं हो सकी। तो ये था अपना आज का राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में आज का पूरा सेशन जिसके अंतर्गत अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो भी अभी तक के जो फैक्ट पूछे गए हैं अपने भविष्य में जो भी एग्जाम है उसके संबंधित में अगर जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो तो सभी को एक साथ यहाँ पर कवर कर चुके हैं तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा ये क्लास के लिंक को शेयर करना है साथ साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय राजस्थान